नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जब से बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों, ये तमाम दल अपनी पूरी की पूरी शक्तियां झोंकने में व्यस्त है, इस उम्मीद में, इस आशा में कि उनके समर्थन में बिहार की जनता मतदान कर दे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की प्रमुख समस्याओं में जो चीजें शामिल होनी चाहिए वो इन तमाम राजनीतिक दलों ने अपने विजनरी डॉक्यूमेंट में शामिल करी हैं, यानी अपने घोषणा पत्रों में जारी की हैं, अपनी मैनिफेस्टो में जारी की हैं, लेकिन इनके एजेंडे में और इनके भाषणों से वो तमाम चीजें गायब हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बिहार के चुनाव में इस बार कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो वो है वहां निवास कर रहे करोड़ों किसान, वहां पर अन्य राज्यों से लौटे लॉकडाउन के दौरान वो लाखों मजदूर, इसके अलावा वो करोड़ों युवा जो कि इस बार चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें शर्त है, तो इन सभी को एक साथ होना होगा, इन सभी को जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होना होगा और इन सबको एक प्रकार से एनालिसिस करना होगा कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार इनके पक्ष में कार्य करेगा और कौन सा कैंडिडेट, कौन सी राजनीतिक पार्टी केवल और केवल सुनहरे सपने दिखाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, दरअसल वो विषय है संकल्प पत्र से जुड़ा हुआ, घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ, जिसका सभी को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार होता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जब अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं तो इसके बाद उनको एक प्रकार से आशा होती है, उम्मीद होती है कि ये जो घोषणा पत्र है ये हमारी जनता को, हमारे वोटरों को लुभा देगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दलों ने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, जो तमाम घोषणा पत्रों को जारी किया है, उसमें कुछ ऐसे सुनहरे सपने दिखाए गए हैं, कुछ ऐसे वायदे किए गए हैं जिसके बाद लगता है कि वाकई में अगर इन संकल्पों को पूरा कर दिया गया, अगर इन सपनों को साकार कर दिया गया तो इसके बाद बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें, ये तमाम घोषणाएं, ये तमाम वायदे केवल और केवल घोषणा पत्रों के पृष्ठों तक ही सीमित रहकर रह जाएंगे। ये सच है, मैं नकारात्मक होकर बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार की तस्वीर बीते 30 सालों में, बीते 3 दशकों में चेंज नहीं हो पाई तो आने वाले कुछ दशकों में या फिर कुछ वर्षों में क्या चेंज हो जाएगी। मसलन पूरे 5 साल जब हम, यानी बिहार की जनता जब अपने तमाम, एक बार फिर से सरकार को चुनेगी, तमाम नेताओं के बीच एक ऐसे नेता को चुनेगी जो कि उन्हें लीड करेगा आने वाले 5 वर्षों में, तो आखिर वो किस बुनियाद पर चुनेगी उन्हें। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, 4 गठबंधन है इस बार, और जनता इस समय कंफ्यूजन में है कि आखिर वो किसे वोट दे। इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के भीतर जो राजनीतिक बिसात बिछाई गई है उसमें कौन किसका सगा है और कौन किसका एक प्रकार से टिकट काटेगा या फिर वोट काटेगा, ये किसी को क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गठबंधन के भीतर ही एक प्रकार से साठगांठ हो चुकी है जिसमें एक दूसरे को ही गिरा दिया जाएगा। लेकिन ये सब अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी 4 गठबंधन बने हुए हैं, इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कौन किसके साथ नहीं है और कौन किसके साथ है, साथ होकर भी कौन नहीं है और साथ ना होते हुए भी कौन अंत में साथ दे सकता है। यानी किंग कौन बनेगा और किंग मेकर कौन बनेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसकी बात तो दोस्तों परिणाम के बाद करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रमुख दलों ने दरअसल जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें कौन कौन से सुनहरे वायदे किए गए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक तौर पर पलायन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर रोजगार की अपार सुविधाएं या फिर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बिहार के भीतर औद्योगिक कारखाने भी नहीं है। इसके अलावा बिहार के भीतर बेरोजगारी का संकट सबसे ज्यादा है। बिहार के भीतर गरीबी बहुत ज्यादा है। बिहार में शिक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं सही नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये तमाम बड़े बड़े मसले हैं। लेकिन बात आज दरअसल उन मैनिफेस्टोस की करेंगे जिन पर जिक्र हुआ है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में पहले चरण के चुनाव दरअसल 28 अक्टूबर को शुरू होंगे और महज 6 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी कर दिया और आज की इस वीडियो में मैं तमाम या मुख्य जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके बारे में मैं आपको उनके घोषणा पत्रों के बारे में संक्षिप्त तौर पर जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और बिहार में ये गठबंधन में है नीतीश कुमार के साथ, और इन्होंने दरअसल आज ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस घोषणा पत्र का नाम इन्होंने क्या दिया है, संकल्प पत्र का नाम क्या है इनके, 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प, ये है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का नाम। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं वो क्या है। दरअसल सबसे पहला वायदा जो इसमें किया गया है वो है कि कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बिहार के नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा और अगले 5 वर्षों के दौरान 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसके अलावा धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी दरों पर की जाएगी। एक और वायदा इसमें किया गया है, वो वायदा यह है कि 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे। ऐसे तमाम वायदे किए गए हैं और इसको एक प्रकार से देखा जा रहा है काउंटर पर कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें आरजेडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा गया था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी पहली ही कैबिनेट की बैठक में अगर उनकी सरकार आ जाती है। तो इसी के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है। तो ये तो दरअसल हो गया भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेडीयू, जिनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में तमाम चीजें कही हैं, दरअसल वो क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार जो ये घोषणा पत्र ला रहे हैं, दरअसल ये आधिकारिक तौर पर घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन इसका नाम इन्होंने 7 निश्चय पत्र दिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 ये है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक लाइन इन्होंने दी है, वो लाइन है कि सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार। इसमें इन्होंने दरअसल बात की है युवा शक्ति बिहार की प्रगति की, जिसके अंतर्गत दरअसल संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, ऐसे तमाम चीजें। इसके अलावा टूल रूम और स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग भी खोला जाएगा। इसके अलावा सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजनाओं को लाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये तमाम बातें कही गई हैं। इसके अलावा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की भी बात की गई है, जिसमें तमाम गांवों में 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। पूर्व की तमाम निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण किया जाएगा। ऐसी तमाम चीजें। इसके अलावा स्वच्छ शहर, विकसित शहर के नाम से भी कई सारी योजनाओं को लाया जाएगा और सुलभ संपर्कता भी की जाएगी और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार साहब ने अपने संकल्प पत्र के दौरान कही है, जो कि इन्होंने निश्चय पत्र पार्ट 2 कहा है। अब तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो दल हैं दरअसल इस सत्ता में है। बीते 15 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है। इस दौरान लगातार उन्हें समर्थन भी मिलता रहा है बीजेपी का और इन्होंने आने वाले 5 वर्षों के लिए ये अपना विजनरी डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसमें से जो तमाम प्रमुख पार्टियां, उन्होंने दरअसल क्या क्या वायदे किए हैं वो भी आप दरअसल सुन लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महागठबंधन, जिसमें आरजेडी आती है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें वाम दल है, उन्होंने जो संयुक्त तौर पर एक जो घोषणा पत्र उसको जारी किया है। इसमें आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने दरअसल अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन आरजेडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसकी आप प्रमुख घोषणाएं और वायदे सुन लीजिए। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट के दौरान ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ हो जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया भी सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए काम किया जाएगा।
शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा किया गया है। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा पहले विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी तीनों बिलों के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का भी वायदा किया गया है। तो यह है आरजेडी का घोषणा पत्र। इसमें कांग्रेस ने अलग से एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसके भी आप तमाम प्रमुख फायदे सुन लीजिए। उसमें कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वायदा किया गया है, कृषि कानूनों को खारिज करने का भी वायदा किया गया है, नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा विधवा महिलाओं को 1000 रुपए की पेंशन देने का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, दरअसल इन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें आपको मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि चिराग पासवान की लोजपा किंग मेकर की भूमिका में जरूर आएगी, क्योंकि ये पार्टी नीतीश कुमार का विरोध करती है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार को एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ये पसंद नहीं करती है। ऐसे में इन्होंने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है और इस पार्टी को आप देखिएगा कि ये वोट में सेंध हमारी जरूर करेगी तमाम पार्टियों की। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पार्टी का दरअसल जो एक प्रकार से नारा है वो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। दरअसल ये इनका एजेंडा है। इसके अलावा समान काम समान वेतन का वायदा इन्होंने भी किया है। सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों में शीघ्र बहाली की जाएगी, यानी वहां पर जो तमाम नियुक्तियां हैं जिसमें खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें भरा जाएगा, ऐसा भी इन्होंने वायदा किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का भी वायदा किया है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट युवा आयोग का गठन का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा माता सीता का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने वायदा किया है। तो ये तमाम चीजें इन्होंने जारी की है। मैंने आपको 5 लोगों के दरअसल बता दिए हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने अपने जो घोषणा पत्र है उनको जारी किया है। अब आप जाते जाते अंत में ये भी समझ लीजिए कि दरअसल बिहार में दरअसल समीकरण किस प्रकार से बन रहे हैं। राजनीतिक तौर पर जो समीकरण जो तमाम गठबंधन है उनके बारे में आप थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी जरूर इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले बिहार में एनडीए का गठबंधन है। मूल रूप से 4 गठबंधन है। पहला है एनडीए का गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें जेडीयू है, जिसमें बीजेपी पार्टी शामिल है मुख्य तौर पर। इसके अलावा दूसरा जो गठबंधन है वो है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल यानी लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तीसरा दल है वो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएसएफ, जिसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम, रालोसपा और बीएसपी शामिल हैं। इसके अलावा प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए, जिसमें पप्पू यादव की पार्टी, एसडीपीआई, आजाद समाज पार्टी शामिल है। इसके अलावा एक नई पार्टी और आई है इस बार, ये है द प्लूरल्स पार्टी, और इसमें जो इनकी मुख्यमंत्री की फेस है यानी मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवार हैं दरअसल उस पद की, वो है पुष्पम प्रिया चौधरी। ये इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तमाम जानकारियां थी बिहार के राजनीतिक समीकरणों के बारे में। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संकल्प पत्र बड़े ही हसीन और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर तमाम वायदे पूरे हो गए तो उसके बाद बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी जाएगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो उम्मीदवार पहले चरण के दौरान मैदान पर उतरेंगे, दरअसल उनकी स्थिति आप देखिए। जो नेता, जो पार्टियां ये कहती हैं कि वो गरीबों की पार्टी है, तो आप उनके कैंडिडेट्स की स्थिति भी जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 1064 उम्मीदवार दरअसल पहले चरण के चुनाव में मैदान पर उतरेंगे। 1064 पहले चरण के, सिर्फ पहले चरण के। और इसमें से 15% जो उम्मीदवार है यानी 153 जो उम्मीदवार हैं वो दरअसल करोड़पति हैं। इसमें आरजेडी के 41 में से 39, जेडीयू के 35 में से 31, बीजेपी के 29 में से 24, एलजेपी के 41 में से 30, कांग्रेस के 21 में से 14 और बीएसपी के 26 में से 12 कैंडिडेट्स जो पहले चरण में उतरेंगे ये करोड़पति हैं। और इनकी संपत्ति 1 करोड़ से 53 करोड़ के बीच है। ये एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। जो हलफनामे भी इन्होंने चुनाव, जो वहां पर अधिकारी के चुनाव आयोग के लोग हैं उनके सामने जो इन्होंने हलफनामे को भी जब दिखाया तो उसमें ये तमाम चीजें की घोषणा की गई थी, यानी इनकी संपत्ति करोड़ों में है।
और ऐसे में जब कोई नेता ऊपर हेलीकॉप्टर से आता है और जनता नीचे से इस आशा की उम्मीद में देखती है कि वो कुछ योजनाएं दे देगा, कुछ लाभ पहुंचा देगा, कुछ दे देगा, तो वाकई में ये चीजें जमीनी स्तर पर नहीं उतरती है। जनता हमेशा उम्मीद में रहती है, लेकिन जनता से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस बार आपको अपने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो आपके बेसिक मुद्दे हैं। इस बार जाति पाति के बंधनों को आपको तोड़ना है। इस बार जो तमाम राजनीतिक दल जो अपने भाषणों में कुछ और कहते हैं और एक प्रकार से मैनिफेस्टो में कुछ और कहते हैं, यानी कथनी और करनी में अंतर होता है, उन सब से आपको पार आना होगा और उन सबको आपको देखना होगा, उन सबको आपको जवाब दिखाना होगा, जवाब देना होगा कि आप मूर्ख नहीं है, आप केवल उसी को वोट देंगे जो आपके लिए कार्य करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं बिहार की एक प्रकार से राजनीतिक रणभूमि जो सज चुकी है, राजनीतिक बिसात जो सज चुकी है, और सभी पार्टियां ये एक प्रकार से प्रयास कर रही हैं कि अपने घोषणा पत्रों के द्वारा जनता को लुभाया जाए और जनता का वोट अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आप देखिएगा कि जिस दिन बिहार के चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन कौन कौन से दल अपना पाला बदलते हैं या फिर कौन किसके समर्थन में आता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तमाम पार्टियां अपने प्रचार में तेजी लाएंगी, लेकिन मैं लगातार वीडियोस में देख रहा हूं कि भीड़ अनियंत्रित हो रही है और जो तमाम प्रोटोकॉल थे, तमाम जो गाइडलाइंस थी चुनाव आयोग की कि एक निश्चित सीमा में ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन तमाम चीजों का मजाक उड़ा दिया गया है, उन तमाम चीजों को ताक पर रख दिया गया है। इसको प्लीज कृपया करके तमाम नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक तौर पर भीड़ ना जुटने दें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी भी बरकरार है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत मांगना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। नमस्कार।